नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून जी। आ जाओ, आओ मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल बेटा, लंच हो गया, पानी और पी लूं। आइए सर। और उम्मीद करता हूं आपने जो है रिवाइज जरूर कर लिया होगा आपने। इतना जल्दी कैसे खा लेते हो सर? है भाई, खाना पड़ता है। इससे पहले भी एक क्लास थी, अब बैक टू बैक फिर आ रहे हो आप। अभी अभी खाया भाई, यहीं से बैठ के उठ गया। चलो, आप में से जो जो लंच अगर कर रहे हो तो खाते खाते क्लास को देख लेना भाई। ठीक है, कॉपी बाद में कर लेना, खाते खाते क्लास को देख लो। ठीक है जी। देखना मेरे भाई, अगर हम प्रेपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है कि नहीं सर? ओपन हो जाए जी। बिल्कुल, आज वोकैब की क्लास भी होगी बेटा 6 बजे। ओपन हो जाएगी महाशय। भैया, हमने कल होम वर्सेस हाउस, लास्ट एक कॉन्सेप्ट ये देखा था। होम और हाउस में हमने डिफरेंस ये देखा कि होम एडवर्ब और डिटरमिनर प्लस होम यूज होता है तो क्या ट्रीटमेंट है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, किसी का कोई इसमें तो डाउट नहीं है मेरे भाई? किसी का इसमें तो कोई डाउट नहीं है, होम वर्सेस हाउस? कोई नहीं। आइए, अब आगे देखते हैं। तो आज है हमारी क्लास नंबर 8। ये प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 8 है, ताकि कोई भी बच्चा अगर देखता है तो उसे ये ना हो जाए गलती कि इधर नहीं देख पा रहा या उसको वही करे। ठीक है, डन है। अब देखो सर, क्लास नंबर 8 में क्या है। एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इस जो आज का जो टॉपिक है बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट्स के अलावा या बहुत सारी चीजें आगे भी हम जानेंगे बेटा। आज की क्लास में ये कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यूं तो सारी की सारी प्रेपोजिशन देखो इंपॉर्टेंट क्लास थी, लेकिन आज की क्लास से क्या ना, पेपर में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो आज की क्लास थोड़ा, ठीक है, बड़े तरीके से इसको देखिएगा। देखो जी, जो आप वर्ब पढ़ते हैं, हर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा। हर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो कौन सी वर्ब का होता है, ध्यान से सुनिए। जब आप, जो कॉन्सेप्ट मैं यहां यूज कर रहा हूं, या इसका नाम मैं क्या दूं, चलो इसे कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाता हूं, फिर आप समझिएगा। जो इसका बेसिकली नाम है बेटा, वो है सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन, जो मैं आज बता, अरे हाँ मैंने लिखवाया था, सॉरी। आइए एक बार दिखा देता हूं भैया जी। ये रहा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन कराए, जो जो मेन पेपर में पूछे जाते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन अभी नहीं बताई, अब मैं आपको ये करा, ठीक है। फिर क्या कराऊंगा, फिक्स प्रेपोजिशंस। फिर क्या होगा, पार्ट ऑफ वोकैब, जो वोकैब बैच है वो तो वोकैब में हुआ। मतलब ये 3 सेक्शन हमने कवर करने हैं, तो हमसे प्रेपोजिशन के एरर बनने चालू हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को अब हमने ध्यान देना है, इस पे और इस पे। तो आज के लिए इसलिए मैंने बोला, ये दोनों बड़े ही शातिर चीज के किस्म के इंसान हैं। तो आज जो हेडिंग आपकी डलेगी, वो डलेगी सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन। सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे दोस्त, वो कई सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। ठीक है ना। देखना, जैसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास एक वर्ब होती है बेटा, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सर, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है मेरे भाई, जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे कोई एक वर्ब हुई, उसने उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिया, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सर मैं ट्रांजिटिव वर्ब हूं, मैं अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लूं।
ठीक है, ये होता है। तो कभी भी जब आप ट्रांजिटिव वर्ब को यूज करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इससे पहले प्रेपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आप इसके लिए, इसका ऑब्जेक्ट लिखने के लिए अगर आप प्रेपोजिशन को यूज कर रहे हैं तो यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लोस हो जाएगी। आप वर्ब लिखिए और वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए। जैसे बेटा मैंने किताबें खरीदी, तो आप डायरेक्ट बोलो ना, आई बॉट बुक्स, आई बॉट 2 बुक्स, आई बॉट 4 बुक्स। कुछ नहीं सर, आई बॉट बुक्स, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वर्ब के बाद आप उसका ऑब्जेक्ट लिखोगे, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, किताबें खरीदी, सर डायरेक्ट लिखो, सिंपल सा मीनिंग होगा। भाई मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, आई नो टू हिम, आई नो बाय हिम, कुछ भी जरूरत नहीं है, आई नो हिम। आप प्रेपोजिशन की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ रही, ये चीज हुई। ठीक है, तो आप ट्रांजिटिव वर्ब लगाते हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हो, उस केस में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब तक 2 ऑब्जेक्ट थे या 1 ऑब्जेक्ट था? बस एक ही ऑब्जेक्ट था, बस एक ही ऑब्जेक्ट था। लेकिन अगर इसी ट्रांजिटिव, ये चीज वर्ब में पढ़ने की भी है, इसी ट्रांजिटिव वर्ब के अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है, इसी के नीचे आप लिखोगे, तो मेरे दोस्त हम उसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हम उसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा जो इसके तुरंत बाद होगा बेटा। हां, तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधा उसके बाद दिखेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो उस वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करे बेटा, ठीक है ना, जो उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रिलेट करे, जो उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेट करे। आई बोट बुक्स, आई बोट सम बुक्स, आई बोट मैनी बुक्स, कुछ भी जो डायरेक्ट रिलेट करे, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बेटा इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कभी प्रेपोजिशन नहीं, डायरेक्ट लिख दो। लेकिन इसके बाद हो सकता है आपको एक और ऑब्जेक्ट लिखना पड़ जाए, तो बेटा आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। और आप इससे रिलेट करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट बोलोगे जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है उसका वर्ब से कोई लेना देना, डायरेक्ट नहीं होता, वो आगे रिलेट करता है इससे, आगे उससे प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखिएगा, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा ना, आराम से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब आप लिखते हो और उसके बाद ये पहले लिख दो, तो फिर प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है भैया। क्यों? क्योंकि आप इसे फिर इसके बाद लिख रहे हो, अब प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, आप ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख दो। लेकिन ये बात इतनी आसानी से समझ आएगी नहीं जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा। ठीक है ना सर, जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा। अब जरा चीजों को समझिए। जैसे सर मैंने ये कहा मेरे भाई, आई, ठीक है, आई पेंटेड टू द चेयर। नहीं सर, आई पेंटेड द चेयर। तो यहां टू की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने पेंट किया, क्या पेंट किया? जो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, उसको टू की जरूरत नहीं। सही है सर। ऐसे ही मैंने बोला मेरे बच्चे, आई टीच इंग्लिश। बात सही है? बिल्कुल सही है सर। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। सही है। आगे देखिएगा, अगर मैं ये कहूं बेटा आई टीच इंग्लिश हिम, नहीं सर, आई टीच इंग्लिश हिम नहीं, आई टीच इंग्लिश टू हिम। मैं उसको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई टीच इंग्लिश टू हिम। आई टीच इंग्लिश आप नहीं लिख पाओगे, आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच इंग्लिश हिम नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आप यहां खाली हिम लिखोगे, नहीं टू हिम। लेकिन मेरे दोस्त अब आप देखो, इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गए, तो जो डायरेक्ट रिलेट करता है, पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। खाया, क्या खाया? खरीदा, क्या खरीदा? ठीक है, पढ़ा, क्या पढ़ा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाया, किसके लिए खरीदा, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका। लेकिन मैंने कहा अगर मैं इसको पहले लिख दूं, तो बेटा फिर प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश। और ये बात वर्ब की भी है और यहां की भी। बात सेंटेंस में दोनों सही है बेटा। तो मैंने बोल दिया सर, आई टीच इंग्लिश टू हिम,
आई टीच इंग्लिश टू हिम। और एक मैंने बोला आई टीच हिम इंग्लिश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस, इसलिए बोलते हैं मेरे बच्चे। एक और एग्जांपल, आई गेव अ पेन टू हिम, या आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, या आई गेव अ पेन टू हिम, सेम। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहां करेगा आई गेव टू हिम अ पेन, टू की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लूअस। आई गेव अ पेन हिम, हिम नहीं, आई गेव अ पेन टू हिम। सर इस तरीके से एरर आते हैं इस कॉन्सेप्ट। आसान हो, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज बतानी है, वो चीज क्या है, अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। ठीक है, कॉपी करें यहां तक, या यहीं पे बता दूं, आ तो सकता है, यहां आ सकता है, बता दूं, नॉट। वो मैंने बताना बेटा पैसिव वॉइस। देखो बचपन से आप पैसिव वॉइस जानते हो, इतना ज्ञान है आपको। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है बेटा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में ये हो जाता है कि अगर मैं ये लिख रहा हूं बेटा आई नो हिम, आई नो हिम, तो ये एक्टिव वॉइस है मेरे बच्चे। आई नो हिम, ये एक्टिव वॉइस है, मैं उसको जानता हूं, आई नो हिम, सही है बेटा। लेकिन ठीक है, लेकिन सर अगर मैं इसको ये कर दूं ही इज नॉन, पैसिव बनाओ, ही इज नॉन मी, ही इज नॉन मी है, ही इज नॉन मी, नहीं सर ही इज नॉन टू मी। सर बाई मी क्यों नहीं होगा बेटा, बाई एक्शन के लिए आता है, और जानना किसी को कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैंने कहा था या टू आता है, ये मैंने पहले भी बताया। तो क्या करोगे इसमें, ही इज नॉन टू मी, इज नॉन टू मी। आसान हुआ बेटा। शिवम मैं पढ़ाऊंगा, लाइब्रेरी के फायदे नहीं गिनवाऊंगा, कहीं पढ़ ले मेरे लाल, पढ़ ले तू, लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं है, पढ़ ले, बस पढ़ना जरूरी है बेटा, जहां एनवायरमेंट पे। देखो आई नो हिम, ही इज नॉन टू मी। तो पैसिव वॉइस में क्यों आ रहा है सर, बाई क्यों नहीं, बाई तो मैंने पहले बता दिया था बेटा, ये एक्शन के साथ बाई आता है, एक्शन थोड़ी ना है। अच्छा दूसरी चीज, इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है बेटा, ये आई नो हिम इसका ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां ये इससे रिलेट करना पड़ेगा, ही इज नॉन टू मी, ये होता है। समझ आया सर, ये चीज हुई। अब देखना बेटा ये चीज कितनी प्यारी चीजें बनेगी, आपको इतनी मदद करेंगी चीजों को सीखने में कि आपको मजा आ जाएगा। हुआ, कॉपी करो फटाक से, फिर मैं स्क्रीन बदलता हूं, कॉपी कर लीजिए आप, मैं स्क्रीन बदल देता हूं। देखें, बदलूं, टाइम आप। अगला कॉन्सेप्ट देखो सर बेटा, इसी सुपरफ्लूस प्रेपोजिशन से ही रिलेट करता हुआ एक कॉन्सेप्ट है। आओ आज आपकी शादी कराता हूं, ठीक है। आपको मैरी वर्ब समझाता हूं, है कि नहीं बेटा। आपको मैरी वर्ब समझाता हूं, बड़े बच्चे तंग करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बेटा ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। जैसे हमने बोला, जैसे हमने बोला बेटा मैरी ना एक वर्ब है, हाँ। अब जिससे भी शादी करोगे वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल सर, तो तुम्हारा दिमाग घूम गया है, तुम वहां टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे। क्या वहां प्रेपोजिशन की जरूरत होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो क्यों लगाओगे, तो खाली ऑब्जेक्ट लगाओ। अब लोगों ने मखौल बना लिया, मैरी के साथ प्रेपोजिशन ना लगे, पर मैरी के साथ क्या, किसी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी जो इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्या मैरी मेरी लगा रखा है, बताओ बाजी। हाँ कैसे, जैसे एक बात बताओ बेटा, जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला ही मैरिड, उसने शादी की थी। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल 2 सेकंड के लिए ऐसे समझो बेटा, ध्यान से सुनो। ही था, जब आप ये लिखते हो ही नोज, वो जानता है, हर उसको, हाँ तो ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब थोड़ी ना, तुम यहां लिखोगे ही नोज टू हर, पागल हो गया।
क्यों? क्योंकि नोज का ऑब्जेक्ट है बेटा, और नोज का जब ऑब्जेक्ट आने लग रहा है तो आप टू क्यों लगा रहे हो? गलत हो गया। ही नोज टू हर, ही नोज हर। ठीक है, आगे देखिए, जब आप इसे ऐसे मेंशन करते हैं बेटा, ही नोज हर हो गया। हाँ, अब देखना, ही मैरिड, उसने शादी की थी, किससे? उस लड़की से। हाँ, तो खत्म करना, ही मैरिड हर, ही मैरिड हर, ही मैरिड हर, खत्म। क्या पागलपन लगा रखा है? ये चीज कह रहा हूं मैं, मैरी के साथ प्रेपोजिशन ना लगे, पर ये नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है सर, ये इसका वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, तुम्हें क्या चुन चुने हैं? टू हर लिखोगे, है भाई? कहते ही मैरिड टू हर, पागल हो गया है। क्यों? सुपरफ्लुअस हो गया वो प्रेपोजिशन, जरूरत ही नहीं है। उसका ऑब्जेक्ट लिख। उसने कूटा, जिसको कूटा लिख दे। उसने पढ़ाया, जिसको पढ़ाया लिख दे। वो मिला, जिससे मिला लिख दे। ही मेट हर, ही मेट टू हर तो नहीं लिखता ना, तो ही मैरिड हर, उसने उस लड़के से शादी की थी। सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। बताओ भाई की गल हो गई है पुत्र? अरे बड़ा आसान है सर। ठीक है, पक्का? सही है, सही है, सही है। लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाइए। पैसिव वॉइस बनाना है सर। अब बेटा ध्यान से सुनेगा, मस्तानी लाइफ इसके पैसिव वॉइस की है। देखो पैसिव वॉइस क्या है, ये मेरे लड्डू एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं तो आप बोलोगे शी वॉज मैरिड। अब एक बात बताओ, तुम कह रहे हो बाय हिम कर दो, मैं कह रहा हूं ना लल्ला टू हिम कर दे। सर बाय हिम क्यों नहीं करेंगे? एक बात थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं इसके पैसिव वॉइस में इसको कुछ भी नहीं लगाऊं तो ये तो नॉनसेंस हो जाएगा। शी वॉज मैरिड हिम है भाई, वो तो वही हो गया ना। शी इज नॉन हिम, शी इज नॉन टू हिम, शी इज नॉन हिम। क्या पैसिव वॉइस में तो इसको इसको रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैंने बोला मेरे बच्चे इसका पैसिव वॉइस है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप बोलोगे शी वॉज मैरिड बाय हिम, उसके द्वारा उसकी शादी कराई। ओ भाई साहब, तूने दूल्हा ही बदल दिया, दूल्हा पंडित बना दिया तूने। उस लड़की की शादी उसके द्वारा कराई गई थी, तो ये इसका पैसिव नहीं है पागल, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। इसने इस लड़की से शादी की, तो शी वॉज मैरिड टू हिम। बाई करेगा तो ऐसा लगेगा उस लड़की की शादी करवाई गई थी इसके द्वारा। हस्बैंड को पंडित बना देगा तू। इसलिए बेटा जैसे नॉन वर्ब के साथ बाई नहीं लगाते, क्योंकि काम नहीं है, वो काम किसके द्वारा हुआ? वो उसके द्वारा कूटा गया। ठीक है, इसीलिए बेटा उसकी शादी उसके द्वारा कराई। अरे काम, शादी कराना अगर काम की तरह ट्रीट करोगे तो पंडित हो जाएगा। शी वॉज मैरिड बाय हिम, तो उसके द्वारा उसकी शादी कराई गई थी। शी वॉज मैरिड टू हिम, इसलिए इसके साथ टू प्रेपोजिशन आती है। मजा आया पढ़ने में? ये इसलिए बच्चा कहता है सर मैरिड के साथ टू कब आएगा? सर मैरिड के साथ क्या? अरे बेटा एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस में घुमाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा, भाई तो लिख नहीं पाओगे। ये चीज होती है मैरिड। कितनी प्यारी चीज है। ठीक है, दूसरी चीज से अगर मैं देखता हूं बेटा, ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट समझा है? कितना आसान काम। ठीक है, अच्छा कई बार बच्चे ये कहते हैं सर विद लगा दे। विद अगर लगा दोगे तो पता है क्या मीनिंग देगा? खतरनाक। शी वॉज मैरिड विद हिम, इसका मतलब पता है क्या होगा? ध्यान से सुनेगा। जैसे ये दूल्हा है, हाँ ये दुल्हन है, हाँ ये दुल्हन है, दूल्हा। तुम कह रहे हो शी वॉज मैरिड विद हिम, मतलब इस लड़की ने शादी की इसके साथ मिलकर। मतलब इस लड़की ने इसके साथ मिलकर शादी की, तो शादी किसी और से की। विद इसलिए नहीं आता। आई वेंट देयर विद हिम, मैं वहां उसके साथ गया था, तो मैंने उसके साथ शादी की थी। तो इस बात का मतलब ये नहीं कि मैंने उसके साथ शादी की थी, नहीं, इसका मतलब क्या है? मैंने उसके साथ शादी की थी, मैंने उसके साथ मिलकर मर्डर किया था। तो मैंने उसके साथ मर्डर किया था, उसके साथ मर्डर किया था, मतलब दोनों ने मिलकर मर्डर किया। तो यहां दोनों ने मिलकर शादी की, तो दोनों ने मिलकर शादी की, तो शादी किससे की? और दोनों मिलकर शादी क्यों करेंगे? इसलिए विद नहीं आता। कितना खतरनाक मीनिंग है। आप समझे विद क्यों नहीं आता? विद इसीलिए। अब एक और बात बताओ बेटा, जो आपका मैरिड है, जो अगर मैं खाली शब्द मैरिड लूं, अगर मैं खाली मैरिड शब्द लूं,
तो बेटा मैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकती है। इसलिए बंदे बोलते हैं और सुना क्या हालचाल, कहता क्या हालचाल यार, आई एम मैरिड, मैं तो मैरिड हूं। आगे तू समझ, ठीक है, आगे की तो हमारे, तो आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हूं। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं। अब कोई लड़की कह रही है आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं, तो बेटा अब इसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? यहां अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मतलब अभी बताता हूं प्रेपोजिशन कौन सी आएगी यहां अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। जैसे अगर यहां प्रेपोजिशन आप टू लगा रहे हैं तो वो पर्सन लगा दो बेटा जिससे शादीशुदा हो आप, ठीक है, विद नहीं टू, पागल। अगर आप ऑन लगा रहे हैं तो भाई यहां कोई आप डे या डेट लिख दोगे, यही तो करोगे। अगर आप इन लगा रहे हैं तो इधर कोई ईयर लिख दोगे। तो ये चीजें वहां पर कोई भी आ सकता है, लेकिन आप मीनिंग के हिसाब से मैरिड कर सकते हैं, या कई बार गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड, मैं शादीशुदा हुआ था। कब हुए थे, किसके साथ हुए थे, कौन से डे पे हुए थे, कौन से साल में हुए। सर आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ बेटा, लिख सकते हो ना? अच्छा, एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ कौन सी एज पे शादी हुई, जैसे किसी बंदे ने 24 में शादी की, एट द एज ऑफ 24, ठीक है। कैसे, देखो बेटा मैं एग्जांपल लिखवाता हूं। जैसे उसने बोला, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही गोट मैरिड, उसने शादी की थी, ही गोट मैरिड, वो शादीशुदा हो गया था, ही गोट मैरिड, ठीक है, टू हर, तो उस लड़की से शादी हुई। बेटा आपने लिखा ही गोट मैरिड, उसने शादी की थी इन जुलाई, जुलाई में, इन 2015, 2015 में, इन जुलाई, जुलाई में, उसने शादी की थी एट द एज ऑफ 24, 24 की उम्र में, ही गोट मैरिड ऑन मंडे, मंडे शादी की थी। तो भाई जो भी मीनिंग आप लिख दो, तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, तो ये चीज, ठीक है भैया, ये होता है गॉट मैरिड, और मैरिड कैसे आप यूज करते हैं। ध्रुव, ऐसी कितनी वो है जिनके साथ बाई नहीं लगा, बेटा जो जो है बता देगी, ऐसा कुछ छोड़ूंगा ही नहीं ना मैं, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है ऐसा क्या हो, वो सारी चीज कराऊंगा, जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ना, इससे बाहर प्रेपोजिशन में कुछ नहीं आएगा पेपर में। पढ़ने को तो प्रेपोजिशन में किताब भी लिखी हुई है फॉरेन राइटर्स ने, तो हमें तो सिर्फ पेपर का पढ़ना है, वो बहुत कम है। बड़े भाई आगे चलो, आज शादी भी होगी आपकी, चलो मुबारक हो जी, मुबारक हो, आ जाओ बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हो गया ना कॉपी वो, एक होता है बेटा ड्यूरिंग वाइल। आप कई बार पेपर में देखते हैं ड्यूरिंग वाइल एक साथ नहीं आएगा, तो क्या आएगा भाई, ड्यूरिंग तब लगाइयो जब आपको प्रेपोजिशन की जरूरत हो, वाइल तब लगाइयो जब आपको कंजंक्शन की जरूरत हो। ऐसे होता है बेटा एज लाइक, एज लाइक एक साथ नहीं आता, लाइक लगाइयो जब प्रेपोजिशन की जरूरत हो, एज लगाइयो जब कंजंक्शन की जरूरत हो, ये ध्यान रखना। तो एज लाइक ही एक साथ तो आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको ये मेंशन करना होगा यहां पर, तो सुपरफ्लूस का मतलब कहां आनी थी कहां नहीं आनी थी, ठीक है ना भाजी। अब ध्यान से सुनो बेटा, ही फेल्ट नर्वस, वो नर्वस लग रहा था, ही फेल्ट नर्वस, हाँ, वाइल द स्पीच, वाइल द स्पीच या ड्यूरिंग द स्पीच, स्पीच के दौरान, तो आप देखोगे सर यहां ऑब्जेक्ट है, तो ड्यूरिंग द स्पीच आएगा, वाइल द स्पीच नहीं। ही फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग द स्पीच, ही फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग द स्पीच, ठीक है, ड्यूरिंग द स्पीच। आप इसे ऐसे बोलो, अच्छा, ही फेल्ट नर्वस वाइल ही वॉज टॉकिंग टू देम, उसको नर्वस लग रहा था जब वो उनसे बात कर रहा था, तो यहां वाइल आएगा ड्यूरिंग आएगा, वाइल आएगा क्योंकि कंजंक्शन,
तो कंजंक्शन के रूप में बेटा वाई, प्रेपोजिशन के रूप में यहां पर ड्यूरिंग। अच्छा, आई वेंट टू बाय सम फ्रूट। फ्रूट होता है बेटा, फ्रूट्स नहीं होता, वो बोलते हिंदी में, ठीक है ना, मतलब आप स्पोकन में फ्रूट होता है। आई वेंट टू बाय सम फ्रूट एज और लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, और सर ऐसे आपने नाम लिख दिया। तो यहां आपको कंजंक्शन की जरूरत है नहीं सर, तो आप लाइक लिखिए। इसका भी ध्यान रखना, जब प्रेपोजिशन की जरूरत है, कंजंक्शन तो दो बातों को जोड़ेगा, बात तो है ही नहीं यहां। एज तो दो बातों को जोड़ेगा, बात तो है ही नहीं यहां, तो आप लाइक यूज करोगे एज अ प्रेपोजिशन। तो ड्यूरिंग वाइल एक साथ नहीं आ सकता है, लाइक एक साथ नहीं आ सकता, तो ड्यूरिंग और लाइक अलग अलग आप देखोगे प्रेपोजिशन के तौर पर। ठीक है, तो ये छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट है सर, पेपर में पूछा जाता है। दूसरी बात आपको बताऊं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट, बेटा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, देखिएगा यहां पर आप कहीं ना कहीं चीजें सीखते भी चले जाओगे। डन है। कुछ वैसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें आप जब इंसान से रिलेट करते हैं तो टू प्लस पर्सन आता है। इनको याद करने का भी तरीका बताऊंगा मैं। वर्ब्स होती हैं और जब आप इंसान से उन्हें रिलेट करते हैं ना, तो टू प्लस आता है। अगर खाली वर्ब प्लस इंसान लिख दोगे गलत है। जैसे प्लीज टॉक टू मी, प्लीज सजेस्ट टू मी, तो आई सजेस्टेड टू हिम, आई प्रपोज्ड टू हिम, तो आप देखोगे ना प्रपोज टू, सजेस्ट टू, तो आपको टू दिखेगा ही दिखाएगा। मैसेज टू, अच्छा रिप्लाई टू, तो जब भी आप ये बोलोगे ना रिप्लाई टू, तो रिप्लाई टू का मतलब क्या होगा भाई, मुझे रिप्लाई करना। सजेस्ट का क्या हो गया, ये हो गया। आप प्रपोज टू देख रहे हैं, ठीक है, आप से टू देख रहे हैं, सेड टू, से टू, तो आप इनके बाद बेटा अगर इंसान लगा रहे हैं तो आप टू प्रेपोजिशन लिखोगे, आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे। पेपर में कैसे एरर आएगा देखो, आई suggested him that he should invest his money in that company। अच्छा, कई बार मीनिंग ये भी आता है फ्रॉम दैट कंपनी, यार फ्रॉम या इन, आप बोलोगे आई सजेस्टेड हिम दैट, तो एक तो एरर यहां हो गया, आई सजेस्टेड हिम नहीं, सजेस्टेड के साथ टू आता है, अभी भी बताया ना, तो आई सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन दैट कंपनी, फ्रॉम नहीं। कई बार ये भी लॉजिकल एरर आता है पेपर में, मतलब मीनिंग बेस्ड एरर, ये बहुत आसान होता है। तो आई सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन दैट कंपनी, मैंने उसे सजेस्ट किया था कि उसे उस पैसा, अपना पैसा उस कंपनी में लगाना चाहिए, सजेस्ट के साथ टू आ गया बेटा। ठीक है, करो मेरे भाई कॉपी। एक तो एग्जाम्पल लिखो, जैसे ये लिखो, ही टॉक्ड हर अबाउट दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में उसने उससे बात की थी, सही है, लेकिन ही टॉक्ड टू हर नहीं, ही टॉक्ड टू हर, ही टॉक्ड हर नहीं, ही टॉक्ड टू हर। ठीक है, नेक्स्ट, he said me, comma inverted commas, they will go there। तो आप क्या करोगे, नहीं बेटा he said to me, लेकिन एक बात, ठीक है ना, हाँ, कि एरर पेपर में यहां माना जाएगा, ये नहीं कि तो नरेशन है, अरे नरेशन में एरर भी तो आ जाएंगे बेटा, इस चीज का ख्याल रखना, नरेशन में एरर भी तो आ जाएंगे, है ना, मजेदार चीज। करो कॉपी। मजा आया भैया।
सिलेबस कब तक खत्म होगा? सिलेबस जब तक है जान, जब तक है जान। सर कभी भी खत्म कर लीजिए, आपको ज्यादा जल्दी है मेरे शेर, आप वीओडी से पढ़ लीजिए, मैं तो ठीक है। वरना बेटा सफिशिएंट टाइम जो आपका चल रहा है, लग रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा। चल रहा है वो तो है, बताओ। ये चीज है बेटा, है ना। आप वो कैब याद करो। आपकी गलती भी तो ये ना, आप सिलेबस खाली ग्रामर को सिलेबस मान के बैठते हो, तो गलत बात। अभी प्रेपोशन कर रहे हैं, अभी तो अपने अच्छे से आपको कॉम्प्रिहेंशन करा दूंगा, बताओ। फिर बल्ले बल्ले ते शाबा। वो कैब भैया बताओ, किसी भी टीचर ने मेरे से फालतू वो कैब की क्लास ली हो तो बताओ। सबसे ज्यादा वो कैब कुछ कौन करा रहा है सिलेबस में? मैंने तो कराई है। आपकी कोई टीचर है जिसने वो कैब की ज्यादा क्लास ली? एक भी हो तो बता दो। सर फला टीचर ने आपसे फालतू क्लास ले ली, कोई भी नहीं। या फला ने आपसे बढ़िया वो कैब पढ़ा दी, बता दे भाई, है ना। तो बेटा ये क्या होगा? सबर। सबर का मतलब क्या होता है कि ये नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो प्रैक्टिकल है बेटा, क्या वो कैब का सिलेबस कभी खत्म होता है? मैं कहूं वो कैब की कितनी क्लास के बाद मैं कह दूं सिलेबस हो गया, कितनी क्लास के बाद भी कह दो सर उसमें कौन सा सिलेबस है भैया, बताओ सर। तो ये ग्रामर में टॉपिक्स होते हैं, चलो खत्म हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में टॉपिक होते हैं, चलो खत्म हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस का तो कोई अंत ही नहीं है ना बाजी। प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस कभी नहीं रुकनी। तो अभी ग्रामर की जो बुक आएगी इस मंथ के एंड तक है उम्मीद, तो वो आ जाएगी। फिर मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा टॉपिक वाइज। और भी बैच में भी टॉपिक वाइज पढ़ते हो सर, और टॉपिक वाइज कर लो। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। ठीक है बाजी। अब जरा आगे सुनिएगा सर, अब आगे सुनिएगा। और जिसने अंत कर दिया वो फेल हो गया बेटा। प्रैक्टिस रोक दी, वो क्या पढ़नी छोड़ दी, रिवाइज करनी छोड़ दी। देखो मेरे दोस्त, अब मैं पता है क्या कर रहा हूं, एक यूनिक तरीका। आप लिखो एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको एक अलग तरीके से मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा। आपको उन एग्जाम्पल्स में से गलती छांटनी है, एक एक करके। ठीक है, एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा। आपको उन एग्जाम्पल्स में कुछ कुछ गलतियां छांटनी है। चलो, I bought for some new books, सारे सुपरफ्लूस के होंगे। some new books for my brother। ये हुआ सर एक एग्जाम्पल। ठीक है, सारे वो एग्जाम्पल लिखो ना जो पेपर में जैसे जैसे आए हैं भैया। ठीक है, देखो सर क्या लिखा है, आई बॉट सम न्यू बुक्स फॉर माई ब्रदर। मैंने अपने भाई के लिए कुछ बुक्स खरीदी थी। तो किसमें गलती नजर आ रही है मेरे दोस्त? सर आई बॉट फॉर तो नहीं आएगा सर, आई बॉट सम बुक्स, सम न्यू बुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वहां न्यू बुक्स वगैरह या ये चीजें नहीं आएंगी। चलिए मेरे दोस्त, सेकंड, माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड about the new rules, they are informed about the upcoming exams। इन्फॉर्म हिम, उसे इन्फॉर्म कर दो। तो बेटा इन्फॉर्म वर्ब हुई। हाँ जी सर, भाई इन्फॉर्म वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ जी सर। मैं लो तू क्या कर रहा है, मैं तो यही ऐसे ही आया था सर। गलत, क्योंकि बेटा ये वर्ब है और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट लिखोगे, उसको अबाउट लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिएगा सर, इसको रखना दूसरा ही पॉइंट है बेटा, तीसरा एग्जाम्पल मत बनाना इसी में। आई गॉट द इंफॉर्मेशन, आई गॉट द इंफॉर्मेशन, आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग एग्जाम, या आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर अब तो अबाउट आ गया बेटा, इसलिए इन्फॉर्म द पुलिस, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस तो नहीं बोलोगे ना, आई इन्फॉर्म द पुलिस। ठीक है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, टू द तो नहीं बोलोगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन अब नाउन है बेटा। आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, अब अबाउट ठीक है।
है ना, क्योंकि यहां ये आ गया। अच्छा बेटा, अगर मैं बोल दूं आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, आई इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस नहीं बेटा, आई इन्फॉर्म द पुलिस, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब डायरेक्ट बोल दो, तो बेटा इन्फॉर्म अगर नाउन है तो आ जाएगी प्रेपोजिशन, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर इन्फॉर्म्ड वर्ब है तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो। सही है सर, सही है, सही है। अब देखो भाई मेरे थर्ड एग्जांपल, आई हैव ऑर्डर्ड, I have ordered for the complete vocabulary. I have ordered the complete vocabulary book. The complete vocabulary book आपने ऑर्डर कर ली, कर लीजिए। सो बेटा एक बात बताओ, आई ऑर्डर्ड द कंप्लीट वोकेबलरी बुक, मैंने ऑर्डर कर ली, तो बेटा ये क्या है, ऑर्डर, वर्ब है। वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा सर, सर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा महाराज, टू क्या कर रहे हैं, फोर क्या कर रहे हैं, ना टू ना फोर, कुछ नहीं। आई हैव ऑर्डर्ड द कंप्लीट वोकेबलरी बुक, ठीक है, यही तो आएगा बेटा। आई हैव ऑर्डर्ड फोर तो नहीं, देख रहे हो किताब का नाम भी बता गया हम। आगे सुनो मेरे बच्चे, अगर हाँ इसको ऐसे लिख दो, अगर मैं ऐसे लिख दूं आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर, अब आ जाएगा सर ऑर्डर फॉर द कंप्लीट वोकेबलरी बुक। अब ठीक है, क्योंकि मैंने द कंप्लीट वोकेबलरी बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो अब आप एक बात ये देखोगे सर, यहां ऑर्डर नाउन है बेटा, वहां वर्ब था, तो वर्ब था तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, लेकिन नाउन है तो उसे प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ रही है। आप इसमें ये बदलाव देख रहे हैं, देख रहे हो आप इसमें ये बदलाव देख रहे हैं, है कि नहीं भैया? डन है। नेक्स्ट फोर्थ, वी आर रेडी टू अटैक चाइना, हम चाइना पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो बेटा ये मत बोलना अटैक ऑन चाइना, ऑन लगाने की जरूरत नहीं बेटा, अटैक का वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बाय द अटैक, अटैक करके उन्होंने ठीक नहीं किया। अब बाय द अटैक क्यों हो गया बेटा, बाय द अटैक इसलिए हो गया क्योंकि अब दा के बाद अटैक नाउन है, ऊपर क्या था, वर्ब था। बाय द अटैक दे डिड अ रॉन्ग थिंग, हमला करके उन्होंने गलत किया है। तो अटैक जब नाउन है तो आ जाएगा, ठीक है, प्रेपोजिशन, लेकिन अटैक अगर अगर मेरे दोस्त वर्ब है तो नहीं आएगा, ठीक है। डन है। हम समझौता साइन करने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू साइन द ट्रीटी, ट्रीटी होते बेटा समझौता, हम समझौता साइन करने के लिए तैयार हैं। बेटा अब यहां साइन है वर्ब, लेकिन साइन नाउन नहीं होता, नाउन सिग्नेचर होता है। जैसे इसको 5 में ही रखना क्योंकि उसी के 2 लिखवा, 5 में ही रखना। प्लीज पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस पेपर, इस पेपर पर अपने सिग्नेचर डाल दो। ऑन आ गया। अब यहां ऑन सही है क्योंकि सिग्नेचर नाउन है। अच्छा साइन नाउन नहीं हो सकता, आप ये नहीं बोल सकते प्लीज पुट योर साइन, योर के बाद नाउन आएगा, साइन नाउन नहीं होता, सिग्नेचर नाउन होता है। प्लीज पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस पेपर, इस पेपर पर अपने सिग्नेचर करें। वी आर रेडी टू साइन द ट्रीटी, वी आर रेडी टू साइन ऑन द ट्रीटी मत कर दे,
क्योंकि वहां वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, यहां ये नाउन है, यहां ऑब्जेक्ट लिखना। ठीक है भैया? डन है? बहुत बढ़िया, करो कॉपी। धनंजय सर, मैंने यूट्यूब पर वोकेब की क्लास अटेंड नहीं की, तो क्या करूं? कुछ नहीं करना बेटा, बर्बाद हैं आप। आपको कुछ नहीं करना बेटा, पेपर कुछ करेगा, आपको कुछ नहीं करना। कहते हैं सर मेरे सामने शेर खड़ा है, मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर बेटा, शेर कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको पेपर देने जाना है, आप पेपर में जाएंगे, आपको दिखेगा धत तेरी की, इंग्लिश खाली ग्रामर नहीं होती, वोकैब भी पढ़नी है। आपको दिखेगी 30% वोकैब आई हुई है पेपर में, 20% आपका कॉम्प्रिहेंशन है, करीब 50% ग्रामर। तब 50% में फुल नंबर ले आएंगे, लेकिन फेल हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे तेरी तो, फिर आप कर लोगे बेटा यूट्यूब वाला जो वोकैब का बैच है ना, फिर आप अटेंड कर लोगे। सो इजी, कितना आसान है, मजा आ गया। मजा आ गया भैया, एकदम देखो ना कितना बढ़िया है, मजा आ गया सर। तो आसान है बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसी टेंशन नहीं लेनी बेटा। नहीं ली तो क्या हुआ, तो जल्दी थोड़ी ना नौकरी लेने की, अगले साल भी सारे बच्चे एक ही साल में पास हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? गलत बात है बेटा। ठीक है, आओ जी, हो गए भैया 5 एग्जाम्पल कॉपी। ऑन टू को इनटू की जगह क्यों यूज करेगा भाई? ऑन टू का अलग मीनिंग है, इनटू का अलग मीनिंग है? ऐसा तो तब हम करते हैं जब शादी ब्याह में गए हो, पेप्सी, कोक, थम्स अप, मरिंडा, फैंटा, सबको मिक्स करके पी जाते हैं। तो कह रहा ऑन टू इंटू दोनों को यूज कर सकते, कैसे बेटा कैसे? चलो आ जाओ, अब हमारे पास है मेरे बच्चे छठा। सर छठे एग्जाम्पल में क्या है देखना सर, हमने बोला ऑल द स्टूडेंट्स, अब एरर आपको बताना है इसमें, ऑल द स्टूडेंट्स विल obey to the rules, all the students will obey the rules। हर एक, ठीक है, स्टूडेंट रूल को ओबे करेगा। ओबे टू द रूल्स क्यों बोलोगे बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे कर लेते हैं, वी ऑल विल अकम्पनिंग विद यू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अकम्पनी के साथ विद नहीं लगाते, क्योंकि इसके मीनिंग ही होता है मेरे बच्चे साथ आना, तो इसके साथ विद जो होता है वो सुपरफ्लोस होता है। वी ऑल आर विद यू, वी ऑल, ठीक है, विल अकम्पनी यू, हम आपका साथ देंगे। तो अकम्पनी तो ऑलरेडी इसमें विद का मीनिंग होता है बेटा, सुपरफ्लोस हो गया। नेक्स्ट देखो, द बॉय, जो लड़का है अपने पिताजी के साथ मेल खाता है। द बॉय रिजेंबल्स, अगर आप लिखते हैं बेटा और रिजेंबल्स के साथ विद लगाते हैं, गलत। द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर, लड़का अपने पिताजी की तरह लगता है, विद खत्म। ठीक है बेटा, ये याद रखना भैया, वरना ऐसे बात नहीं बनेगी, पढ़ना है चुटकुले। अगला देखिए, मैंने बोल दिया आई कैन नॉट, या ऐसे कर लेते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी वॉर, हम कोई युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब हम युद्ध नहीं करने वाले। वी कैन नॉट अफोर्ड टू एनी वॉर मत लिखना, पेपर में टू देगा बेटा, ठीक है, पेपर में टू देगा, है कि नहीं? याद होती जा रही है ना, तभी तो, इसलिए मैं आपको एक बच्चा कह रहा हूं हमें ज्यादा नहीं बोलने दे रहे, क्योंकि बेटा अगर गलत बोल लिया गलत याद रह जाएगा पेपर में। एक बात बताओ, शी डिस्क्राइब्ड द चैप्टर, डिस्क्राइब्ड, उसने डिस्क्राइब किया था क्या, तो आप डायरेक्ट बोल पाओगे बेटा क्या, ही डिस्क्राइब द चैप्टर, ही डिस्क्राइब द प्रोग्राम,
उसने प्रोग्राम को डिस्क्राइब किया था। सो बेटा ही डिस्क्राइब द प्रोग्राम, ही डिस्क्राइब्ड टू द प्रोग्राम, अबाउट द प्रोग्राम वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि आप उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, कुछ नहीं, टू द, अबाउट द, कुछ भी नहीं बेटा। चलो सर 11, आई इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, आई इन्वेस्टिगेटेड अबाउट द मैटर नहीं, इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर नहीं, आई इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, मैंने मामले को इन्वेस्टिगेट किया था। लुक इनटू हो जाएगा, हाँ इन्वेस्टिगेट करने का मतलब होता है लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करने का मतलब होता है लुक इनटू, लुक इनटू का भी मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन इनटू नहीं लगाते, इसके मतलब में ही इनटू। तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा सर। है ना भैया, करो, ये तो आसान लग रहे हैं अब आपको। ठीक है, इसीलिए ये भी एग्जाम्पल है या वो भी एग्जाम्पल है, वो पढ़िएगा। सिग्नेचर, अरे हाँ देख देख देख, सिग्नेचर ठीक करना बेटा, सिग्नेचर की तो धैया उड़ा दी हमने, एन एडजस्ट कर लो ठीक है, एन यहां से, ठीक है बेटा, चलो तुमने तो खैर सही लिखी होगी। 11 हुए बेटा, हाँ। तो अब देखते हैं सर 12, देख रहे सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन कितना आसान टॉपिक है। अगर मैं ये कहता हूं, ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, ये थोड़ा ना बोल दूंगा वी शुड रेस्पेक्ट टू ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर, वी शुड लव टू ईच अदर तो थोड़ी ना बोल दूंगा, हमें एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट बेटा, ही अवेटेड हिज फ्रेंड, मतलब ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, बेटा अवेट का मतलब होता है वेटेड फॉर, he waited for his friend या awaited his friend, इसीलिए याद रखिएगा अवेट के साथ अगर आप फोर लगाते हैं तो गलत होता है, सुपरफ्लुअस, क्योंकि अवेट का मतलब होता है किसी का इंतजार करना, वेट फॉर, तो वेट के साथ तो फोर आ जाएगा, लेकिन अवेट के साथ आप फोर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अवेट का मतलब ही होता है बेटा वेट फॉर, जब आप ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा सर। ठीक है सर, ये और लिख लें। तो ये थे सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस के एग्जांपल जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसके अलावा कोई भी नहीं। अब कल करेंगे भैया फिक्स प्रेपोजिशंस, भारी से भारी संख्या में पधारिएगा बेटा, ठीक है। फिर आएगी प्रैक्टिस की बारी, तब तक तो आप आग बरसाने लग जाओगे, सारा टॉपिक आपको बेहतरीन समझ आने लग जाएगा, ठीक है भैया। 9 नंबर एग्जाम्पल, बेटा अफोर्ड का ऑब्जेक्ट है, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी वॉर, मतलब हम कोई युद्ध नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्ड का मतलब होता है भाई मुझे नहीं करनी है चीज, ठीक है, हम नहीं कर सकते, पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते, या वैसे भी ठीक है हमारी ये परिस्थिति नहीं है कि हम युद्ध झेल पाए, ठीक है। याद करना है सर ये सब, नहीं 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 बेटा याद नहीं करना है, इसको लिख लिया ना, हाँ मार्केट में बेचो, 10 रुपए का बेचना, ठीक है, कि सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन 10 रुपए में खरीद, याद नहीं करना, पागल है, याद क्यों करना, ये क्यों याद करेगा इसे भाई, सब पता नहीं कौन से क्या है, मेरी छोटी आलिया भट्ट इसको याद नहीं करेगी तो क्या करेगी तू, है बता क्या करेगी इसका, नास आदमी हो तुम। और आज मैंने डांटा है, लेकिन आज मैंने प्यार से डांटा है, कल पढ़ेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन होगी कल, छुट्टी मत मार ली, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय, शाम को 6 बजे हमें मिलना है,
कहाँ मिलना है? वो कैब की क्लास में। और सर 3 बजे तो खैर ना उनकी क्लास वो तो है ही है जिन बच्चों की है। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय।